अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का मुबारक दिन वकूफ़ अरफा का दिन, अरफात का दिन, हज का रुकन आज़म भी आज अदा किया जाएगा। साथ ही हम इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके तमाम सजदों को सजदा शुक्र में तब्दील कर दे और आपकी तमाम ज़रूरी हाजात और जायज़ हाजात के सामने कुन की मोहर लगा दे। कितनी खूबसूरत आपने वैसे दुआ की है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर वैसे तो हर बार ही लगता है हमें हज पे जब हम देख रहे होते हैं और जब हज हो रहा होता है ना तो देर इज़ दिस चैनल लाइव जो हज आपको दिखा भी रहा होता है और मैं तो एटलीस्ट घुस ही जाती हूँ उसके अंदर। वी नो सो मैनी पीपल दिस टाइम हु वेंट फॉर हज, मतलब पर्सनली भी और वैसे भी फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हमेशा लगता है कि तादाद जो है वो लोगों की बढ़ती चली जा रही है, एंड देन ऑब्वियसली रुझान भी बढ़ रहा है और फिर वो और ज़्यादा आपका दिल चाहता है कि हमारी कब बारी आएगी और हम कब जाएंगे। फोमो टर्म जो है ना वो लिटरली वो इस दफ़ा हज पे लिटरली बहुत हो रही है, महसूस हो रही है। लेकिन आज का दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। आपके दिल में जो है आप मांगिए, इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। बहुत से मखसूस रिवायात हैं कि असर से लेकर मगरिब का वक्त बहुत अहम है। ये वक्त आप अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए कि आप ज़िक्र और अस्कार करें, दुआएं करें, नवाफिल अदा करें। फिर साथ ही जब खुतबा हज अदा किया जा रहा होता है तो उस दौरान भी आप अज़कार कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं। लेकिन उधर हम हुज्जाज कराम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता दें तो खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी देंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे और आज वकूफ़ अरफा का दिन है। साथ ही वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ़ मक्का के होटल पहुँच गए हैं। हम पाकिस्तानी वज़ीर मज़हबी उमूर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी आज़मीन ने वफाकी वज़ीर के सामने शिकायत के अंबार भी लगाए। कहा कि बोसीदा और नाकारा इमारतों के एक एक कमरे में 5-5 हाजियों को ठहराया गया है और जला हुआ नाकिस खाना फराहम किया जा रहा है जिससे वो बीमार हुए हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर ने यकीन दहानी कराई कि बेइंतज़ामी में जो भी मुलव्विस हुआ इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। पता है क्या, लेकिन अब वो जब माफ नहीं किया जाएगा वो तो बात की बात होगी। हाँ, वो तो बात की मतलब बात जो होगी ना, अब अज़ियत तो हो लोगों ने गया। बर्दाश्त करनी थी वो कर रहे हैं या वो कर ली है। द मेजर पार्ट इज ओवर। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ अब्दुल्ला ये थी। सुन के, क्योंकि हर बार कहा यही जाता है कि जी पहले से बेहतर और इंतजामात जो हैं और दिखाया भी था एक दफा। पिछली दफा पीपल वर रियली हैप्पी अबाउट व्हाटएवर द अरेंजमेंट्स वर, और इस दफा आई वंडर क्या हुआ। या तो वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं या हम जरा मालूम भी करेंगे लेकिन क्या हुआ वहां पे। हाँ, बिकॉज़ थिंग्स शुड ओनली गो अप, और अगर बेहतरी आ ही रही है। अच्छा, सुन लेते हैं। पता है, दिस इज़ वेरी सैड। और ख़ासतौर पे जिस लेवल का गुस्सा यहाँ चढ़ा हुआ था, ये किसी और काम के लिए आप गए हैं। ये एक एनवायरनमेंट और एक मूड, ये सब कुछ आपका बिल्कुल हर चीज़ से बालातर होना चाहिए असूलन। लेकिन बाकी अगर आपको जला हुआ खाना मिल रहा है और आप यू हैव पेड एक्चुअली टू गो देयर, और एक ज़िंदगी की आपकी ख्वाहिश और मुराद होती है जो पूरी होती है, एंड देन यू रीच देयर और इस किस्म की चीज़ें हो रही हो तो इट इज़ अनफेयर और बड़ा टू बी ऑनेस्ट। वो फिर आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। हाँ, और बड़ा मुशक्क़त वाला काम है। हज में जितनी भी आसानी हो गई हो, ठीक है, लोग कहते हैं जी अब तो मुशक्क़त रही नहीं हज में, लेकिन जितनी भी आसानी हो गई हो, इतने लोग, इतनी गर्मी, और उसमें अगर आप आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटे और बिस्तर टूटा हुआ हो और खाना भी ना सही मैसर आए तो लोगों का गुस्सा जायज़ है। बिकॉज़ जिस काम के लिए आप गए हैं वो वही वाली बात होगी, देन यू आर नॉट रियली डूइंग इट फ्रॉम द हार्ट। आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं बाय अदर थिंग्स जो कि जिसके लिए आपने पैसे दिए थे कि वो चीज़ें स्मूथली होंगी और बाकी हमारी इबादतें अपने ऊपर। सो दैट इज सैड। अच्छा जी, होपफुली अब जो बाकी दिन रह गए लोगों को उसमें इमैक्युलेट किस्म के इंतजाम हो जो सरकारी आज़मीन हज है उनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मुल्क में ईद भी हो रही है, आपको पता है? मुल्क की बोहरा बरादरी जो है ना वो आज ईद उल अज़हा मना रही है। हमारे दफ्तर के पास ये कुर्बानी वगैरह का सिलसिला भी चल रहा है। वो भी हो रहा है। कराची की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा, जानवरों की कुर्बानी भी की जा रही है, की गई। सो ईद मुबारक टू ऑल दोज़ हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे। और हम अदरवाइज़ मंडियों की सूरत हाल की बात भी करेंगे। वहाँ पर क्या रात गए तक सौदे होते रहे, कम थे दाम, ज़्यादा थे दाम, बट या दीज आर द विजुअल्स फ्रॉम द कराची बोहरा कम्युनिटी सेलिब्रेटिंग ईद टुडे।
अच्छा जी, अब हम जरा बात रात कर में लें। फिर तशवीशनाक खबरें और एक नया ये कट्टा भी तशवीश ना खुल गया है। ईद है ना, तो मुझे याद आया। ये कैसे होता है कि ये हाउ डज ही गेट इट ऑन अ विम। हम सदर ट्रंप की बात कर रहे हैं कि आओ आज ये बात की जाए, हम कल परसों, मतलब हम कितने अरसे से यही बात कर रहे हैं कि इनको ये ख्यालात कहाँ से आते हैं। अब एक और ख्याल आया है उनको, और जरा मैं कह रहा हूँ ईद की मुनासिबत से एक नया कट्टा खुला है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि जो जिन लोगों को ये खबर वहाँ पहुँच गई होगी तो प्लीज़ वहाँ दुआएं भी करें कि ये क्या हो रहा है। जब ऐसा माहौल बनने लगता है कि ईरान और अमेरिका किसी मुआहदे के करीब पहुँचने वाले हैं तो ऐन उसी वक्त कुछ ना कुछ स्पॉयलर्स सामने आ जाते हैं। और कल दोनों जानिब से तस्दीक हो गई थी कि एक MOU जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तकरीबन फाइनल हो चुका है। रात गए बंदर अब्बास पे हमले भी हुए। नहीं, लेकिन जो शोशा छोड़ा है उसका भी बता देना कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे मुल्कों के उन्होंने नाम लिए अपने मैसेज में, और उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे जो हैं अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल को रिकग्नाइज करें, और उन्होंने कहा दिस इज अ पार्ट ऑफ द ईरान डील। एक दो एक्सेप्शंस की उन्होंने गुंजाइश रखी है, ऑल्दो हाँ एक दो एक्सेप्शंस and we'll consider ourselves in those exceptions certainly. मतलब हमें तो खैर पॉइंट ब्लैंक बहुत कुछ कह देना चाहिए। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा, रात गए अमरीकी कार्रवाई के बाद भी बज़ाहिर जंगबंदी जो है वो बरकरार है, जो कि एक ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव साइन। अमेरिका और ईरान दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तक मुआहदा हुआ तो नहीं, लेकिन फ्रेमवर्क बन चुका है और अग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो एक तरह से तस्दीक कर दी है कि एक मुआहदा बहरहाल होने जा रहा है। कितनी बड़ी तब्दीली होगी ये इस खित्ते और इस दुनिया के लिए, उसके बाद हम बाकी बातें करते हैं। पहले तो ये बता दें, इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो दोनों फरीक ने कहा है उसके मुताबिक हाँ, पेशरफ्त ज़रूर हुई है और काफ़ी सिग्निफिकेंट हुई है, जिससे कि शायद एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एक MOU साइन हो सके। लेकिन ये याद रखें कि ये एक फेज़ वाइज जो पीस प्रोसेस है वो चलेगा। ये पहला फेज़ होगा, सो मरहले में जाएगा ये। और ये शुरू में कॉम्प्रहेंसिव सेटलमेंट का नहीं कोई कह रहा। शुरू में तो लगता ये है कि 60 दिन की एक्सटेंशन होगी सीज़ फायर में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान अपनी रजामंदी दिखाएगा और उसके बदले में अमेरिका भी ब्लॉकेड जो है वो बंद कर देगा, ख़त्म कर देगा। साथ साथ ईरान का जो डिमांड है कि उनके जो एसेट्स फ्रीज़ हुए हैं उनको अनफ्रीज़ किया जाए, उस पर भी शायद पहले मरहले में ही कोई फ़ैसला होगा। और इसी हवाले से ईरान के जो स्पीकर हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बल्कि दोहा भी गए, इसी हवाले से ही गए होंगे कि शायद एसेट्स अनफ्रीज़ करने का कोई जो सिलसिला है शायद वहाँ पर तय होगा। तो हमें फिर इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये पहला कदम होगा टुवर्ड्स पीस, अमन की तरफ। लेकिन इससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट हो गई, इसलिए कि दूसरे फेज़ में फिर न्यूक्लियर इशू पे मुज़ाकरात होंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है तज्जिया करना कि जी खित्ते पे क्या असर पड़ेगा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, किसी हद तक कबल उस वक्त है। लेकिन जाहिर है ये बहुत ही खुशाइन बात होगी कि कम से कम जंग की तरफ तो वापस नहीं जा रहे दोनों फरीक, और ख़ास तौर पे सदर ट्रम्प जो हर 6 घंटे बाद धमकी भी देते हैं कि अगर ये डील नहीं होती तो मैं फिर से हमला कर दूंगा और मैंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हम तैयार हैं। तो ईरान ने भी फिर उसका जवाब यही दिया है कि ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तो मगर मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव चीज़ होगी वो है कि दोनों साइड्स चाहते हैं एग्रीमेंट, दोनों साइड्स नहीं चाहते कि जंग फिर से शुरू हो। सो ये एक पॉजिटिव, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है जिसमें कि एक इनिशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो सकती है और शायद उसके करीब आ चुके हैं हम। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए जहाँ ये बातें भी हो रही हैं और जब से मुस्बत बातें हो रही हैं, उसी वक्त सदर ट्रंप ने एक नई बात की। उन्होंने इब्राहिमी मुआहदे का जिक्र छेड़ा और बज़ाहिर ये किसी मुआहदे की शर्त नहीं उन्होंने रखी, लेकिन सदर ट्रंप ने अपनी देरीना ख्वाहिश का इजहार किया और तमाम भी कहा इसको, और हाँ कभी कहा मैंडेटरी, और फिर ये भी इत्तलात हैं कि जिस कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो बात कर रहे थे वहाँ दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई और फिर सदर ट्रंप को पूछना पड़ा कि क्या कोई मौजूद है लाइन पे मेरे साथ। हाँ, बड़ा जोक मारा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ये कॉल ये कहकर ख़त्म कर दी कि कुछ दिन बाद मेरा नुमाइंदा आप लोगों से
राबता करेगा या हमारी तरफ से कोई राबता करेगा। इस बात को हम कितनी अहमियत दें, ये कितनी टेंशन वाली बात है, ये हम आपसे सर्टनली जानना चाहते हैं। एक दो एक्सेप्शंस का भी उन्होंने जिक्र किया। तो देखिए, सदर ट्रंप का अगर ख्याल है कि इस वक्त कोई मुसलमान मुल्क जो है वो इजराइल को रिकग्नाइज कर लेगा और अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएगा, तो ये तो मेरा ख्याल है उनकी बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन और गलतफहमी है। ऐसा नहीं होगा। लगता ये है कि सदर ट्रंप ने ये इसलिए ट्वीट किया है कि उनको जो प्रेशर आ रहा है उनकी रिपब्लिकन पार्टी की राइट विंग से और इजरायली लॉबी से कि आप क्यों एग्रीमेंट इस तरह की कर रहे हैं जिसमें कि ईरान को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेरा ख्याल है उस क्रिटिसिज्म को ब्लंट करने के लिए उन्होंने ये इस किस्म की बात की है। लेकिन इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सऊदी अरेबिया के लिए भी मैं समझती हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो मुल्क है जिसने हमला किया ईरान पे, जिसने लबनान में इस वक्त वो खून खराबा कर रहा है। ये वो मुल्क है जिसने कि गाजा में 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया। तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मुसलमान मुल्क होगा जो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा? मैं समझती हूँ कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन ही होना भी चाहिए। और ये जो सारी बातें आप कह रही हैं कि उन्होंने सोचा भी कैसे सोच लिया, ये बात सोचने वाली है ना कि उनको किस तरह ये चीज़ें ऑन अ व्हिम आती हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी वर कंसर्न्ड अबाउट कि इसका क्या होगा। इतनी लंबी उन्होंने मतलब ट्वीट अपना मैसेज जो है वो किया है। और आप कह रहे होंगे भाई चांद रात है, आज तो रात में आप, लेकिन इतनी खबरें हैं, हम मंडियों का अहवाल भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ साथ खबरों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है ना। तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात की बैरूनी वजूहात जो भी हों, लेकिन पार्टी के अंदर जो मसले हैं, जो बदगुमानियाँ हैं, जो इख्तिलाफात हैं, शायद इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी ही सियासत कर रहा है। और कल ये शौकत सही साहब से भी हमारी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी और वैसे भी बात होती रहती है, और वो भी ये मानते हैं, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, कि सबसे बड़ा मसला पीटीआई का अगर है तो वो इनके आपस के इख्तिलाफात है। इमरान खान की रिहाई जैसे अहम तरीन इशू पर पार्टी अब तक कोई मुतफ़िक़ा सियासी हिकमत अमली बनाने में नाकाम और अगर नहीं कहीं कोई रहनुमा को कोशिश भी करते हैं तो पार्टी के अंदर से ही आपको पता है कि लोग उन्हें मशकूक निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। और सोशल मीडिया वॉरियर्स इनके, वो तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। वो इनका वैसे काम बनता ख़राब कर देते हैं। पता नहीं ये लोग कब रियलाइज़ करेंगे। बट एनीवे, और तो और आपको ये भी बताएं कि इमरान खान की बहनें भी समझती हैं कि पार्टी क़यादत उन्हें एतमाद में नहीं लेती। और पहले उन्हें अली अमीन गंडापुर से शिकायत रहती थी और अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से। सो अ लॉट इज़ हैपनिंग इनसाइड। सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं जो पेशावर से हमें जुड़े हैं। अबू बकर सिद्दीक, ज़ाहिर इख्तिलाफात तो हैं और नेचुरली अंडरस्टैंडेबल बात भी है जब आपकी क़यादत नहीं होगी मैसर, चूँकि इमरान खान ख़ुद हैं, क्योंकि उन्हीं की बात सब मानते थे, सुनते थे, वही एक सोल स्टेयरिंग थे इस पार्टी का। जब वो अब उनसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो पार्टी, हर किसी ने अपनी तरीक़े से पार्टी चलाने की कोशिश की है। अभी क्या सूरत हाल है? और अभी ये जो लेटेस्ट मुलाकात हुई थी वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी की, उस पर कितने वर्जन्स आ चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मुलाकात हुई थी उस पर बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से, और उनके साथ जो है बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 14 मई को ये मुलाकात बेसिकली हुई थी और ये मुलाकात इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर साहब की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई थी। चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी स्टेटमेंट इस हवाले से आ गया है और उनके मुताबिक इस मुलाकात का एजेंडा जो है वो सिर्फ अमन ओमान की सूरत हाल था। और इसके अलावा अलीमा ख़ान भी यही कह चुकी थी, शेख वकास साहब भी यही कह रहे कि इस मुलाकात में जो है अमन ओमान की सूरत हाल पर बात हुई थी। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बावसूख ज़राए हैं, वो ये कंफर्म कर रहे कि इस मुलाकात में सिर्फ अमन ओमान की सूरत हाल पर बात नहीं हुई थी, बल्कि सियासी बातें भी जो है वो इस मुलाकात में हुई थी। बेसिकली इस मुलाकात में दो जो इश्यूज़ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस पर बात हुई थी। एक जो, चूँकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनको इश्यूज़ आ रही है पानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से, बुशरा बीबी से मुलाकातों के हवाले से। तो इस पर जो है मोहसिन नकवी साहब से ये गुजारिश की गई कि ये मुलाकातों का जो
मामला है, जो मसला है, इसको जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने भी ये रिस्पॉन्स किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इसमें भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दीली, इस नैरेटिव में भी तब्दीली लानी होगी। और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो अपने खिताब में इस तरह के नेगेटिव को फोकियत देते हैं, तो उसका भी जो है वो ख़ात्मा करना होगा, तभी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ रवा दवा होंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेर बहस आए और उस पर भी जो है वफाकी वज़ीर और सुहेल अफरीदी जो है वो किसी हद तक मामलात पर एग्री हो गए। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब को जो है वो एक अहम जिम्मेदारियाँ जो है दी गई। इससे कबल आपने देखा होगा कि बैरिस्टर सैफ साहब जो कि साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा है, वो इन मामलात मुलाकातों के इन मामलात में वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर जो रहनुमा थे तो वो उनको अप्रोच करते थे और उनको उनके जरिए जो है अपनी मुलाकात कराने की कोशिश करते थे। लेकिन एक सहाफ़ी जिसने इस मुलाकात की खबर दी और भी ग़ालिबन असद ने दी थी, उन्होंने उसी के जवाब में लिख दिया कि हमें तो इल्म नहीं है। तो एक कंट्रोवर्सी सी बन गई। तो इस मुलाकात को क्या छुपाया गया, नहीं छुपाया गया, हम क्या समझें? या फिर अलीमा खान साहिबा को और खान साहब की बहनों को उस तरह लूप में नहीं रखा जाता क्योंकि वो पॉलिटिकल वर्कर्स तो नहीं है। वैसे उन्हें अगर वजीर आला सूबे के वजीर दाखिला से मिल रहे हैं तो उन्हें लूप में रखना क्यों ज़रूरी है? तो ये एक्सपेक्टेशन क्यों है उनकी? और फिर ऑब्वियसली इसीलिए इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स पब्लिक होती हैं और ये तासुर मिलता है और जायज़ भी कि इनकी आपस में किसी की बनती नहीं है। देखिए, जो आपने कहा कि इस मुलाकात को छुपाया क्यों गया या पहले से जो है इस मुलाकात को पब्लिक क्यों नहीं किया गया, तो इससे कबल जो है आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे तो उन्होंने भी इस नीयत की मुलाकातें की थी और फिर जब वो पब्लिक हो गई तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसी क्रिटिसिज्म से और अपनी ही कारकुनों की जानब से उनको क्रिटिसाइज़ किया, अपनी ही पार्टी की लीडरशिप की जानब से जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इसी के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो है सुहेल अफरीदी साहब हो या बैरिस्टर गौहर साहब हो, इन्होंने जो है इस मुलाकात का जिक्र जो है वो नहीं किया। जहाँ तक अलीमा ख़ान के बयान की बात है कि हमें जो है लूप में नहीं लिया गया, तो हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे कि अलीमा ख़ान साहिबा को जो है इस मुलाकात से कबल बाकायदा तौर पर लूप में लिया गया था। और जो मौजूदा वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी साहब के, तो इनकी एक स्ट्रेटजी भी है कि जब जो भी मामला हो वो पार्टी के हवाले से हो या दीगर उमूर हो, तो ये बानी पीटीआई के बहनों को जो है लूप में ज़रूर लेते हैं। नहीं तो फिर अलीमा खान की दोबारा से प्लीज तस्दीक कीजिएगा, अलीमा खान की ये पब्लिक पोजीशन नहीं है कि मुझे नहीं पता इस मुलाकात का? देखिए, उनका जो स्टेटमेंट आया है यकीनी तौर पर वो एक अपनी जगह है कि उनको लूप में नहीं लिया गया या उनको पता नहीं है वो मुलाकात में शरीक नहीं थी। लेकिन ये बात हमारे ज़राए जो है वो कंफर्म कर रही है कि बाकायदा तौर पर अब वो क्यों ये बयान दे रही है, इसके पीछे भी मुख्तलिफ वजूहात है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह वज़ीर आला जो है वो पहले नहीं कह रहे थे कि हमारी मुलाकात हुई और फिर जब वो कंफर्म कर भी रहे तो वो ये बता रहे कि उनकी मुलाकात सिर्फ अमन ओ अमान के हवाले से थी। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कुछ कारकुन हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये मुलाकात अमन ओ अमान से मुतल्लिक थी तो फिर ये मुलाकात वज़ीर आला हाउस में क्यों नहीं हुई, फिर ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब के घर में क्यों हुई? अगर ये कोई ऑफिशियल मुलाकात थी तो फिर तो इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी है मोहसिन नकवी साहब से। इधर खैबर पख्तूनख्वा में जब अमन ओ अमान का मसला आया तो इससे कबल जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, तो मोहसिन नकवी साहब मुतादिद बार जो है वज़ीर आला हाउस जो है वो आ चुके हैं, मीटिंग्स जो है वो अटेंड कर चुके हैं। इसके अलावा भी जो है मोहसिन नकवी साहब पेशावर के दौरे कर चुके हैं, ऑफिशियल्स जो उनकी मीटिंग्स है वो अटेंड कर चुके हैं। दीगर ऑफिशियल्स भी होते हैं, कोर कमांडर पेशावर भी होते हैं उसमें। बिल्कुल इस तरह के नोयत अमन ओ अमान के हवाले से जो मीटिंग्स होती है तो उसमें जो है लाजमी तौर पे मोहसिन नकवी साहब पेशावर आते हैं या अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई इस्लामाबाद ही जाने तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ही वज़ीर आला जो है वो चले जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिया था और अब उनकी लेकिन एक उनका पब्लिक स्टांस है कि शी डिड नॉट नो अबाउट दिस। सो आई तो लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर इनिशियली सेइंग कि ये क्यों ऐसा तासुर ये लोग देते हैं आपस में, ऑल्दो अगर वाकई ना पता हो तो एटलीस्ट फॉर द लार्जर गुड ऑफ योर पार्टी एंड फॉर द पब्लिक इन जनरल आप यही कहें कि वी आर ऑन द सेम पेज और हमें पता है किससे किसकी मुलाकात हो रही है। लेकिन टू कम आउट एंड जस्ट से इट ऑल, स्प्लिट इट ऑल आउट और
पता भी हो, लेकिन ये कहना कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। खामोशी इख्तियार की जा सकती है। खैर लाहौर जाएं, अब ज्यादातर लोगों ने बकरे ले लिए हैं, अपने जानवर ले लिए हैं, बछड़े ले लिए हैं, लेकिन अब मंडियों में अभी भी मतलब के लोग हैं जो जा रहे हैं एंड दे आर स्टिल पिकिंग एंड चूजिंग, और बहुत सी दुनिया टुवर्ड्स द मंडी। And a lot of people literally do it at the last minute as well. हर कोई 2-3 दिन पहले लेके नहीं रख लेता, वो लास्ट मिनट भी शॉपिंग चल रही है। ये लास्ट मिनट ही है, तो उसी वही दिखाने जा ये लास्ट मिनट मैं भी यही कह रही थी, क्योंकि कल बहुत सारी खरीदारी हो गई है रात में, और बाकी जो रह गई है वो आज हो जाएगी। हिरा बतूल लाहौर से जियो न्यूज़ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं और हमें बता रही हैं। बताएं हिरा। लाहौर शहर में ये खूबसूरत से बैल लेकर एक फैमिली आई है, जो कि हर बैल के जो वज़न है तकरीबन 40 से 45 मन का है, और ये बैल पूरा साल बहुत ही जो फैमिली है बहुत अच्छे तरीके से उसको पालती है। इसी हवाले से जो इस फैमिली के जो इन बैलों के मालिक हैं उनसे भी जानते हैं। इसको हम ये दही, दूध, ये अपना घी, ये कणक, ये चारा वगैरह हम डालते हैं। गंदम खाते हैं और मकई, फिर ये है कि मक्खन, घी, सरसों का तेल और दही वगैरह खाते रहते हैं सारा साल। ये वाला मेरा बकरा है, मैं इनके साथ फ्री टाइम में खेलता था। जब ये कुर्बान होगा तब मैं उदास हो जाऊंगा। वो ज़्यादा प्यार करती है ना, वो इनसे डर लगता है मुझे, ये मैंने देखा हुआ मारती हैं। गंदम, घी और ऑयल, फल भी खिलाते हैं इसको और साथ चने भी खिलाते हैं। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हम बड़े शौक़ से इन जानवरों को लेकर आते हैं और पूरा साल इन जानवरों की खिदमत करते हैं और तभी इनको इतना हेल्दी बनाते हैं, और हमारी तो बस ये दुआ है कि अल्लाह हमें आगे भी तौफीक दे और हम हर साल इस तरह ही कुर्बानी करते रहें। जी ब्यूटीफुल क्या साफ सुथरे जानवर, मतलब रियली नाइस, एंड आई एब्सोल्युटली लव द पैटर्न। ब्लैक एंड वाइट वाली तो साफ सुथरी, मतलब मुझे कुछ आइडियाज उससे आना स्टार्ट हो गए। बट हसीन माशाल्लाह। घी खा रहे हैं बहन। अब हम पेशावर जाएंगे, रसूल दावड़ हमें बताएंगे कि पेशावर में क्या माहौल है। पेशावर में जगह जगह पे जो मंडियाँ सजी हुई है, इसमें छोटे जानवर भी है और साथ साथ इसी तरह बड़े जानवर भी है। ये भी कहा जा रहा है कि पाक अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से रेट काफ़ी यानी मुनासिब है। इसी तरह पेशावर में जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि ये जो खसूसी तौर पर कुर्बानी के जानवर होते हैं वो निकाले जाते हैं और फिर इसके साथ बच्चे खेलते हैं। कुर्बानी तक ये सिलसिला जो है इसी तरह। इसके अलावा लोग इनिशियली डेज़ में इसलिए भी नहीं ख़रीदते क्योंकि इसमें कुछ चोरी भी हो जाते हैं, तो इस वजह से लोगों की कोशिश होती है कि वो आखिरी एक दो दिनों में ख़रीदारी कर ले। वजह यह है कि इसको 1-2 दिन रखना और फिर उसको खुराक देना यकीनन ये आम लोगों की बस की बात इसलिए नहीं होती कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मंडियाँ सज गई है, जगह जगह पे मंडियाँ लगी हुई है। तकरीबन हर मार्केट के सामने, हर गली के सामने लोग खड़े हैं और कुर्बानी के जानवर पसंद करते हैं। जी सो पेशावर पे हर मार्केट, हर गली के सामने मंडियाँ लगी हुई हैं। वो फिर डोंट कॉल इट अ मंडी, बस रेवड़ है बस। हाँ, अब आपको ज़रा एक इशू है हमारा यहाँ कराची में, और वैसे तो कराची में पानी का बुरहान जो है ना कोई नया मसला नहीं है, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर पानी की शदीद तरीन किल्लत ने शहरियों को सख्त मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है, और पानी के शदीद बहरान ने लोगों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी है। और जितना पानी इस ईद पे चाहिए होता है ना, शायद साल में और किसी ऐसे तो चाहिए ही होता है, रमज़ान वगैरह में भी, लेकिन इस ईद पे आपको अपने घर की सफाई करनी है, वो जो आप ज़ाहिर है ज़बीहा कर रहे हैं, आप स्लॉटर कर रहे हैं, उसको साफ़ करना है, गोश्त धोना है एंड व्हाट नॉट। कितना बर्तन, कितना पानी चाहिए होता है। मतलब आपको कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आपके घर पानी नहीं आ रहा और ये कुर्बानी भी करनी है, कितना कुछ करना है। और आपको पता है मीठे पानी के टैंकर की कीमत कहाँ तक पहुँच गई है? ना बताया 26 हज़ार के टैंकर मिल रहे हैं, मतलब सारे डबल। सो इसी पे जरा बात करते हैं। बाय द वे ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत बेहिस हो चुकी है, औरंगी में 30 दिन से पीने का पानी नहीं आया, उनके अपने घर पर 2 दिन से टैंकर नहीं आ सका है। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। सुकमरान जो है इनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कराची की आवाम प्यासी है, की आवाम परेशान है। बकरीद का टाइम है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, दुनिया को पता है। और यहाँ पे सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ और हल्फन कह रहा हूँ ये बात कि मुझ जैसे शख्स को जो है ना, मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने घर पे टैंकर डला रहा हूं, टैंकर नहीं मिल रहा है। शहर करबला का मंजर पेश कर रहा है, तो खुदारा इस पे कोई हुकूमती लाइन तो पेश की जाए कि हाँ हम इस पे काम कर रहे हैं, कल आज दोपहर तक हो जाएगा, कल शाम तक हो जाएगा, कम से कम लोगों को सेटिस्फेक्शन तो मिले।
बाय द वे जब आपके घर पानी ना आ रहा हो ना कुछ अरसे से, तो इतना गुस्सा चढ़ सकता है। अच्छा, सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर जब सूबे के हुक्मरानों से जवाब मांग रहे थे तो असेंबली से तो ऑब्वियसली जवाब नहीं मिला, लेकिन दूर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक तकरीब में इसका जवाब जरूर दिया, और वो क्या जवाब था सुन लें। कि लोग कहते हैं कराची को वफाकी हुकूमत के हवाले करो, ये है वफाकी हुकूमत जो पानी बंद कर देती है। तो मेरी गुजारिश ये है, हमें ये सोचने की जरूरत है, ये जो कुछ चुनटे पुंटे घूम रहे हैं ना, जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो आते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि हम लोग मेन एजेंडे से हट सके। हमें उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना, हमें मुत्तहिद होकर यकसोई के साथ भुट्टो साहब का शहीद बीबी का जो नारा है ना, अवाम दोस्त नारा, उस नारे को वफा करना है, उस नारे को पूरा करना है। अच्छा, इसी पे जरा बात करते हैं। तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट सादी जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं। सादिक खान, सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। सुलेमान, बताइएगा एग्जैक्टली शहर के किन इलाकों में मसला है, कितने दिन से ये मसला चल रहा है? बीच में मसला था लेकिन फिर इत्तलात आई कि मसला हल हो गया। एंड व्हेन द मेयर ऑफ द सिटी सेज कि वफाकी हुकूमत पानी बंद कर देती है, उससे क्या मुराद है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। ये जो मेयर कराची ने गुज़िश्ता रोज़ धाबी जी से जो पानी जो है वो फराहम करने के लिए 50 MGD का जो है वो एक मंसूबा जो है वो शुरू किया गुलशन हदीद में। वहाँ पर मीडिया टॉक में उनका ये कहना था कि पानी का अगर शहर में बहरान होता और अगर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, अगर निस्फ शहर में पानी नहीं होता तो इस वक्त जो है वो शहर में एहतजाज और धरने हो रहे होते। और इसी हवाले से उनका ये भी कहना था कि वफाक ने पानी बंद किया हुआ है, लेकिन इसकी वजाहत शायद वो नहीं कर पाए कि वफाक ने पानी कैसे बंद किया है, क्योंकि वफाक का जो है वो ताल्लुक सूबे के या कराची के पानी से उस तरह से नहीं है। शहर में पानी धाबी जी से आता है, केबी फीडर से आता है, जो कि हमारी जहाँ से पानी पंप होता है और यहाँ आ जाता है। और जहाँ तक बात इस वक्त शहर में सूरत हाल की है, तो शहर में 4 दफ़ा ब्रेक डाउन हुआ है गुज़िश्ता 1 माह में। 3 दफ़ा धाबी जी पंपिंग स्टेशन पर हुआ है। और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो उसमें लाइनें जो हैं वो जो है चूँकि 50 साल से ज़ायद पुरानी लाइनें हैं तो वो जो है वो डैमेज हो जाती हैं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 5 जो है वो मुतादिद बार जो है वो ख़राब हुए। और इस वक्त भी जो है वो लाइन नंबर 5 जो है वो 3 मुख्तलिफ जगहों से जो है वो डैमेज थी और उसके रिपेयर और मेंटेनेंस का काम जो है वो जारी है। साथ ही साथ NEK पे जो है वो केबल का फॉल्ट आया, जिसके बाद जो है वो ज़िला NEK जो है वो नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन है और उससे जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है वो पानी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल को जो है वो पानी पंप होता है। तो शहर में 1 माह में जो है वो 4 बड़े ब्रेक डाउन हुए के इलेक्ट्रिक के, और उसके बाद जो है वो पानी की जो फराहमी है वो मुतासिर हुई है। और पानी की फराहमी मुतासिर होने के बाद सबसे ज़्यादा गुलशन इकबाल, लोग सेंट्रल में रहते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं अब गुलशन इकबाल बताएं कहां पानी नहीं आ रहा एज वी स्पीक? देखिए जी, अगर बात करें ज़िला शर्की की तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर हैं, इन इलाकों में पानी मौजूद नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ एरियाज़ हैं जो कि टेल एंडिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। ज़िला गरबी में यानी वेस्ट के इलाके हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। और उमूमी तौर पर एक कॉमन सी टर्म है जो कि टेल एंडिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो पानी इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि पानी का प्रेशर उतना ही होता। और टेल एंडिंग एरियाज़ जिस तरह क्लिफ्टन है, गिजरी है, डिफेंस है, लियारी है, ओल्ड सिटी एरिया, वहाँ पर भी पानी की जो है वो दबाव कम होने के बायस तो एक तो ऑलरेडी शहर में जो है वो 1200 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है और उसका निस्फ जो पानी है वही पंप हो पाता है। और उसमें भी अब जो है वो 10% पानी की कमी जो है वो शहर में, क्योंकि MD वाटर बोर्ड ने वज़ीर आला सिंध को भी इस पर ब्रीफिंग दी है कि 48 मिलियन गैलन पानी कम है, यानी 7 से 8% मज़ीद पानी जो है वो शहर में कम जो है वो पंप हो रहा है। तो इस ब्रीफिंग से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि शहर में ऑलरेडी जो पानी कम था उसमें भी अब 7 से 8% पानी कम पंप हो रहा है। तो एक महीने में जो सूरत हाल है वो इसलिए भी पैदा हुई है कि जिन लोगों में अब वाटर कॉर्पोरेशन कह रहा है कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अब लिटरली 1 महीने में अगर 3-4 दफ़ा पानी का ब्रेकडाउन हो रहा हो और
डिफेंस वाले तो चलें जो, या फिर कोई भी जो अफोर्ड कर सकता है वो तो 26-27 हज़ार रुपए का टैंकर मंगा लेंगे। एक मुतवस्सित आदमी, एक गरीब आदमी क्या करेगा मुझे बताइए। 26-27 कोई अफोर्ड भी कर रहा हो तो ये कोई इजी मनी है कि आप आराम से पानी के लिए आप दे दें? ये दिस इज क्रेजी। घर में वुजू करने के लिए 26 हज़ार रुपए का टैंकर मंगा रहे हों। चलिए इस टैंकर को एक तरफ छोड़ दीजिए, क्या सूरत हाल है, मतलब ये तवातुर के साथ क्यों हुए चला जा रहा है शहर में? थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आपके रिपोर्टर ने बिल्कुल सही बात बताई है कि 4 दफ़ा 1 महीने के दरमियान कराची में जो वाटर सप्लाई के पंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ ब्रेक डाउन हुआ, और ये तमाम इलाके वो हैं, वाटर पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो इस्तिस्ना है, वहाँ बिजली के इलेक्ट्रिक को बंद नहीं करनी। आपके इलेक्ट्रिक ये कहता है कि जी टेक्निकल रीजनिंग की वजह से हम बंद नहीं करते, टेक्निकल रीजनिंग की वजह से हमारे केबल फॉल्ट आते हैं। जो धाबे जी पंपिंग स्टेशन था वो सुबह 4 बजे बंद हुआ है, 4:08 पे एग्जैक्टली, और रात को 11:20 पे 19 घंटे कोई 172 MGD पानी जो शहर को आना था उसकी सप्लाई रुक गई। जाहिर सी बात है कराची की वाटर लाइनिंग्स जो हैं वो पुरानी है, जब उनमें प्रेशर से पानी आना रुकता है तो वो कहीं कहीं जो है वो ब्रेक होती है, और जिसकी जी बिल्कुल ब्रेक हो जाती है, लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से फिर सप्लाई लाइन में तातुल आता है। जो आपके रिपोर्टर ने बताया वो मेरी जो रात को वाटर बोर्ड से बात हुई है कि लाइन जो 5 है जिसका मुरम्मत 3 जगह से वो इस ब्रेक डाउन की वजह से ब्रेक हुई, उसका मुरम्मत का काम उन्होंने मुझे तो ये कहा था कि आज सुबह वो भी रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमें भी अंदाजा है कि शहर में पानी की कमी है। कराची की वाटर लाइंस की अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, वर्ल्ड बैंक के तवज्जुह से वाटर कॉर्पोरेशन कर रही है, और जो मेयर साहब ने कल जो बात की कि फेडरल ने पानी बंद किया हुआ है, उनका मैं उसकी वजाहत करूं कि स्टील मिल को जब फेडरल गवर्नमेंट ने बंद किया तो गुलशन अदीद जो था वो वहाँ की जो पानी की सप्लाई थी वो स्टील मिल की लाइन से थी। जब वो बंद हुआ तो वो पानी की लाइन बंद कर दी गई। कोई वहाँ 20,000 लोग रहते हैं, 20,000 घर हैं, लोग नहीं घर हैं। तो अब आप सोचे ऊपर नीचे पता नहीं कितनी आबादी होगी, जिसको कल मेयर कराची ने वाटर बोर्ड की मदद से 50 MGD वाटर सप्लाई शुरू कराई है। फेडरल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम स्टील मिल बंद कर रहे हैं, हम पानी नहीं बंद करेंगे, लेकिन कोई 1.5 साल से उस इलाके में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। जो उनका ये कहना था कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने बंद किया, तो उनका मकसद, उनका बताने का मकसद ये था कि स्टील मिल बंद किया तो फेडरल गवर्नमेंट ने वाटर लाइन बंद की, जिसकी वजह से सादिया साहबा आप कह रही है इस बात को 1.5 साल हो गया, प्लीज इसकी तस्दीक कर दें, और अगर 1.5 साल हो गया तो ये बात अब क्यों हो रही है? नहीं, इसलिए कि जाहिर सी बात है काम करने में वक्त लगा। मेयर कराची पहले हमने कोशिश की थी कि फेडरल गवर्नमेंट से ये बात की जाए कि वो रिस्टोर करे, वो नहीं करने पाए, तो 1 से 1.5 साल के बीच तक वहाँ पानी नहीं था, जो कल उनको पानी मेयर साहब ने प्रोवाइड किया है। I'm just unable to apprehend के एक इतनी बड़ी आबादी को अगर 20,000 करें तो कम से कम लाखों की आबादी होगी, और लाखों की आबादी, और कराची में तो आपको पता है मतलब जाहिर है लाखों की आबादी है, और इस 1.5 साल से विफाक ने अगर वहाँ पे पानी बंद किया हुआ है तो इस मामले को हाईएस्ट सतह पे क्यों नहीं उठाया गया? मतलब दिस आल्सो शोज के तो फिर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि विफाक का कोई नुमाइंदा आप लोगों के ताउन से ये हुकूमत कायम है कि बात ना सुने, और ये तो आवाम की बात है। जी उन्होंने नहीं सुनी, जब भी कल वो मेयर साहब नाराजगी में उन्होंने ये बात की। ऐसे ही जो हम अक्सर, मैं आपके प्रोग्राम में भी ये बात कर चुकी हूँ कि जो K4 का मंसूबा है, जो उसकी बजटिंग है वो इतनी पिछले साल भी कम थी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो फेडरल बजट आएगा, जो अपोजिशन लीडर की पार्टी कैबिनेट का हिस्सा है, उन्होंने शोर किया होगा कि K4 की बजटिंग बढ़ाई जाए। अगर वो बजटिंग नहीं बढ़ाई जाएगी तो वो कई
साल तक मंसूबा चलता रहेगा, बनता रहेगा, जो कि वो पिछले कई सालों से बन रहा है, जिसकी अच्छा ये बताएं सादिया साहिबा, अब ये मेयर कराची के बयानात ऑब्वियसली उस पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन गुज़िश्ता साल हब डैम से कराची के लिए 22.5 किलोमीटर की नई नहर जो है वो जिसकी बड़ी फैन फेयर के साथ ओपनिंग भी हुई, उस पर बात भी हुई। आई मीन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दिस वाटर? पहले तो बता दें उसमें पानी भी है कि नहीं है। अगर वाटर लाइन अपग्रेडेशन नहीं है तो आप पूरी दुनिया का पानी ला के रख दें, जब तक हमारे घर तक नहीं पहुंचेगा पानी तो बात तो वहीं रह गई ना। अच्छा हुमा, जो हब डैम से कराची को 100 MGD पानी फराहम होता था, जब हमने दूसरी लाइन मतलब नई सप्लाई के लिए वहाँ से जो नहर जिसका इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, जब वो बन गई तो फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि हब डैम इज अंडर बलोचिस्तान, जब उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को मेयर कराची ने एक खत लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट से ये बात करें कि हमें वो जो 100 MGD हमारा हिस्सा है वो 200 MGD कर दें। अभी तक उस पे खतो किताबत जारी है। लेकिन बलूचिस्तान में तो आपका जियाला वजीर आला है। जी हमारा जियाला, लेकिन क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को से बातचीत चल रही। हम उम्मीद कर रहे हैं, उन्होंने हमें यकीन कराया है कि जून के महीने में वो अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जहां तक आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, कराची में पुरानी लाइनें हैं और वो फटती हैं और जिसकी वजह से हमें शहर के वासियों को तकलीफ होती है, पानी की सप्लाई रुक जाती। उसकी अपग्रेडेशन का काम शुरू हुआ है वर्ल्ड बैंक के तवज्जो से, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। आपको पता है कि चलें इस पे कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा? वैसे मतलब जाहिर है आप लोग आज से तो नहीं है बरसर इख्तिदार। नहीं, हम आज से हम बरसर इख्तिदार बिल्कुल नहीं है। कितने वैसे आपके ख्याल में आइडियली ये चेंज हो जानी चाहिए थी, और अगर अब शुरू हो ही गया है काम तो डू यू हैव अ डेडलाइन इन माइंड सादी साहब? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जो डेडलाइन टारगेट रखा गया है वो 2027 रखा गया है। गुलशन जो है जो ईस्ट का इलाका है, गुलशन इकबाल, और वहाँ के टाउन्स में ये काम शुरू भी हुआ है। क्योंकि वो 84 इंचेस की लाइन जो क्रॉस कर रही है रेड लाइन PRT के नीचे से नीपा के पास से, उसका काम तकरीबन मुकम्मल है। और वो जो है वो जाहिर सी बात है वो इन इलाकों में गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के जो इलाके हैं उनकी ही पानी की सप्लाई बेहतर होगी। और तो वहाँ के काम शुरू हो गए। जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आबादी है। और दूसरी बात यह कि कराची की जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो पूरी नहीं है और 50% शहर को पानी मिलता है। बिल्कुल ठीक है कि लाइनें पुरानी होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होने की वजह से पानी चोरी भी होता है, पानी का लॉस भी होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं काबू पाने के लिए। जी सादिया साहिबा, सुलेमान के पास चलते हैं जरा। एक सेकंड सादिया साहिबा, लास्टली मतलब ये पूरा आपने प्लान बता दिया, 2027 का जिक्र भी कर दिया, पानी चोरी भी होता है, लाइनें भी ख़राब है, ये हम सालों से सुनते आ रहे हैं। अभी जहां पानी नहीं है जिन इलाकों में, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, कल ईद है, मतलब करना क्या है, इस बारे में क्या करना है, या फिर आप समझौता कर लेंगे इसी तरह ही चलेगा फिलहाल? नहीं हुमा, आज से कल से सप्लाई में बेहतरी आई है और वो जो लाइन नंबर 5 है, मेरा ख्याल है कि जो मेरी MD वाटर बोर्ड से कल बात हुई थी, उन्होंने मुझसे तो यही कहा था कि आज सुबह वो भी बहाल हो जाएगी। तो जब बहाल होगी तो जाहिर सी बात है जिन इलाकों में इस वक्त पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पानी अवेलेबल सुलेमान से पूछते थे। सुलेमान वाटर कॉर्पोरेशन से मौक़िफ़ ले रहे थे कुछ देर पहले। सुलेमान, जो वाटर कॉर्पोरेशन ने आपको क्या एग्जैक्टली बताया, कितना वक्त लगेगा? अब्दुल्ला, आज से पानी जो है वो लाइनों में चार्ज करेंगे। चार्ज करने का मतलब ये होता है कि जो ये 84 इंच कतर की लाइन होती है, इसको फिलअप किया जाए टू द पॉइंट जहाँ से पंप होके पानी आगे जाए, तो उसमें 17 घंटे का वक्त दरकार होता है। और जब लाइन में पानी चार्ज हो जाता है तो उसके बाद जो है वो 24 से 48 घंटे का वक्त दरकार होता है कि वो उन घरों की दहलीज तक पहुँच सके जहाँ पे पानी पहले उनके नलों में आ रहा था। तो 48 घंटे का वक्त जो है वो चाहिए होगा। और
यकीनी तौर पे जिन इलाकों को ये फॉल्ट की वजह से मुश्किलात का सामना है वहाँ पर 48 घंटे का वक्त लगेगा और 48 घंटे के वक्त के बाद ही जो है वो लाइनों में पानी जो है वो आना मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इसका एक पूरा एक ड्यू प्रोसीजर है। जब तक वो आप अडॉप्ट नहीं करते तब तक जो है वो आपके नलों में पानी नहीं आ पाता। और ये जो सूरत हाल है बताया यही गया है कि आज से जो है वो पानी चार्ज करके जो है वो पंपिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ऑलराइट, सो आज से पानी चार्ज करके पंपिंग शुरू हो जाएगी, बट इट स्टिल टेक 24 to 48 आवर्स। बात तो वही आ गई ना कि जो ईद होगी वो तो आपकी इसी तरह ही गुजरेगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इधर पानी की। थैंक यू। और so manage your things accordingly. You know, we spoke to our correspondent, we spoke to the spokesperson सिंध हुकूमत, लेकिन हम चाहते तो यही थे कि आपको कोई अश्योरिटी मिल जाए। कल ईद है और ऑब्वियसली लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि पानी की कितनी ज़रूरत है हर रोज, लेकिन स्पेशली ऑन दिस ईद। लेकिन 24 भी हो जाए ना ये मतलब, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस है, वो पानी भरता है फिर आगे पंप होता है। सो अगर 24 घंटे में भी पानी दस्तयाब हो जाए तो कल फिर भी आसानी हो जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर कि उनकी कुर्बानी पहले दिन हो। बहुत आइडियल टाइमलाइन आप दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एंड में आके फंसे। हाँ, ये तो क्रंच पे है। अच्छा जी, मुल्क भर में ईद कुर्बान कल मनाई जा रही है और तमाम सूबाई हुकूमतें अपने तौर पर सफाई सुथराई के इंतजामात कर रही हैं, मगर याद रखें और ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है। अपने शहरों, अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखना तमाम शहरियों की भी जिम्मेदारी नहीं है, लिटरली उन्हीं की जिम्मेदारी है। भाई आपके घरों के आगे अगर गंद मचा हुआ है और आप ही का आधा कंट्रीब्यूशन है उस गंद में, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको साफ़ सुथरा रखें, ठिकाने लगाएं। कुर्बानी ज़ाहिर सुन्नत इब्राहिमी है, मगर साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सफाई हमारा निस्फ ईमान भी है। सो पंजाब में सफाई सुथराई मुहिम के तहत आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में 1 करोड़ 20 लाख वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। एंड दीज आर बायोडिग्रेडेबल बैग्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भी ईद पर शहर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने, आलाइशें ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया हुआ है। अच्छा अब्दुल्ला, वैसे तो आपको पता है ना मैसेजेस वगैरह आते हैं, SMS वगैरह, कोई इस तरह ईद वगैरह। यस, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स PAF की तरफ से भी ये मैसेजेस हैं, और जिन्होंने कहा है कि ये ख़ास तौर पे बर्ड स्ट्राइक्स जो होती हैं ना, जो एक्चुअली इन चीज़ों की वजह से आती हैं, वो बहुत डेंजरस होती हैं और इसलिए इनका डिस्पोजल जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी तरह इसको प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्लॉटेड एनिमल वेस्ट। तो दफ़ा 144 नाफिज है और सर्टनली वहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और कुर्बानी जब आप कर लें तो उस जगह को किसी भी जरासीम कुश दवा या चूने वगैरह से ज़रूर धोने के बाद ज़रूर उसका छिड़काव करें ताकि जरासीम जो हैं, क्योंकि अलाइशें जो है ना वो अक्सर हमने ये भी देखा कि सड़कों के किनारे पे छोड़ जाते हैं और ऑब्वियसली उसके बाद फिर वो म्यूनिसिपल का काम होता है उठाएं, लेकिन आप भी उस सैफुल्लाह खान PRO पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है फॉर द एयरलाइंस एंड फॉर पैसेंजर्स? देखिए, एक आपने शायद कहीं आपकी नज़र से गुजरा हो कि एक छोटा सा परिंदा जो है वो बहुत बड़े जहाज को हादसे से दो चार कर सकता है। True. तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक कांस्टेंट थ्रेट है एविएशन सेफ्टी में। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि क्लीनलीनेस का इशू है, हेल्थ मेजर है, ये एक्चुअली एक एविएशन सेफ्टी का इशू है। और ईद के दिनों में और मॉनसून का जब सीज़न होता है उसमें ये ख़तरात काफ़ी बढ़ जाते हैं। चूँकि एयरपोर्ट्स जो हैं वो ओपन एनवायरनमेंट्स हैं, बाउंड्री के अंदर तो हर मुमकिन इक़दाम किए जाते हैं और किसी हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है चीज़ों को जहाँ तक बर्ड स्ट्राइक्स का ताल्लुक है। लेकिन जब एयरपोर्ट की बाउंड्री से बाहर सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है तो उसमें फिर हमें सोसाइटी का कोऑपरेशन चाहिए होता है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। तो सैफ साहब, ये कोऑपरेशन आप ऑब्वियसली मतलब किस तरीके से आप उनसे कोऑपरेशन मांगते हैं? नंबर 1, वी आर ऑब्वियसली हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन राइट नाउ, तो वो अवेयरनेस हम फैलाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। कोई और तरीका भी होता है? कोई इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ हैं आप लोग वहाँ जाके कोई डिस्पोजल बैग्स वगैरह भी देते हैं? मतलब क्या मेजर्स लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की इन्वायरमेंटल कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं जो कि रेगुलरली विजिट करती हैं अपनी विसिनिटी में अप टू 15, 20 एंड समटाइम्स मोर देन 15-20 किलोमीटर्स और समटाइम्स बियॉन्ड दैट, कि वहाँ पर मसाजिद में जैसे लोग आते हैं वहाँ पे उनके इमाम जो उनको अपने मेंबर से वाज करना कि
इस पे सफाई क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह एविएशन सेफ्टी का इशू है। इसी तरह जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको मकामी इंतज़ामिया, हॉट स्पॉट से मेरी मुराद है कि जहाँ पे बर्ड खतरा कचरा वगैरह है और बर्ड के आने का खदशा रहता है, उनको मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर वहाँ की सफाई रखना, पीरियोडिकली उसको साफ रखना, ताकि परिंदों की जो तादाद है उसमें इजाफा गैर ज़रूरी ना हो जो कि ख़तरे का बायस बने जहाज़ों के जो लैंडिंग और टेक ऑफ के एरियाज हैं उसमें। अच्छा सैफ साहब जी हमारे साथ ही जी, अब ये बताइएगा कि लोगों के लिए बता दीजिए कि जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं एंड ऑल दोज हु लिव नियर बाय एयरपोर्ट, इन्हें पता ही है कि हम एयरपोर्ट के करीब रहते हैं, मलीर कैंट के इलाके हैं और दीगर बहुत सारी आबादियाँ हैं, जिना एवेन्यू है, कराची एयरपोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पाकिस्तान के हर शहर के एयरपोर्ट की अस्करीज़ वगैरह हैं लाहौर में। सो क्या लोगों को अपने तय एहतियात बरतनी है? देखिए, सबसे पहले तो वो ईद कुर्बा के हवाले से यूं कह लीजिए कि अपील पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी करती आई है कि चाहे वो लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, अगर आप एयरपोर्ट की विसिनिटी में आप रिहाइश पजीर हैं तो जनरली तो आप सफाई का ख्याल रखते ही होंगे यकीनन, लेकिन ईद उल अजहा के दिनों में जब आप कुर्बानी के फरीदे सर अंजाम दे देते हैं तो उसके बाद सिर्फ थोड़ी सी एक कोशिश है कि जो भी बाकियात हैं, अलाइशें हैं, फुजला है, उसको जो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं जहाँ पे डस्टबिन हैं, आप उसको खुदारा उसमें डाल दें। और अगर जहाँ पे ये कह लें कि मैसर नहीं भी है सहूलत तो उसको आप दफना दें। अब ये उसी सूरत मुमकिन है कि जो लोग इसके ख़तरे को समझते हैं कि ये अगर आप सब लोग जो हैं इसको छोड़ देंगे बाहर तो ये परिंदे जो हैं ये किस हद तक जहाज़ों की और उसमें सवार ऑफ कोर्स मुसाफिरों के लिए उसके लिए ख़तरा बनते हैं। तो ये अटमोस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं एयरपोर्ट्स के आसपास वो इस चीज़ की जो नज़ाकत है वो उसको समझें और इन दिनों में जितना हो सके सफाई का खास ख्याल रखें। वैसे तो हमेशा ही रखें, लेकिन डेफिनेटली यू आर राइट इन दिनों में, बिकॉज इतना कुछ और हो रहा होता है और आप अलारा की बातें कर रहे हैं और उनका डिस्पोजल हमेशा उस तरह नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। सैफुल्लाह खान साहब, थैंक यू। ऑल राइट, अच्छा जी, मंशियात केस में गिरफ्तार जो हैं अनमोल उर्फ पिंकी, वैसे अनमोल तो कोई जानता नहीं है, पिंकी ही जानता है, तो उनसे मुतालिक तफ्तीश जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हाँ, वो आगे बढ़ चुकी है और मंशियात फरोशी के इस नेटवर्क के बारे में लाहौर में भी तहकीकात चल रही हैं और विमेन जेल सुपरिंटेंडेंट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त की है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न्स हैं उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो आए होंगे। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, एक्चुअली बात इधर उधर हो जाती है, तफ्तीश में इससे क्या हकायक सामने आए हैं? हाउ इज शी रनिंग द होल नेटवर्क? अब्दुल्ला, हमारा तफ्तीश जो है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई खातिर पेशरफ्त नहीं हो रही है। बात तो फिर वजह ये कि मुकदमे पे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और अब तक 23 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इतने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और वो तफ्तीश कैसी है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं सामने, क्या उनसे तफ्तीश की जाएगी? पिंकी के नेटवर्क से किसी और शख्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? देखिए, एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, ये 4 बड़े शहरों के अंदर जो है वो ये नेटवर्क इसका मुनज़्ज़म तौर पर चल रहा था। तो इन 4 शहरों के अंदर एक पूरी टीम काम कर रही थी। उस टीम में से अब तक कोई एक शख्स भी जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ा तफ्तीशी टीम के लिए सवालिया निशान है, जबकि जो 23 मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें तमाम तर मुकदमात में जो तफ्तीश की जा रही है, मुख्तलिफ आईओज जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। और ये जो आपने भी बताया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र, तो क्या उस सिक्योरिटी नहीं जरूरी थी जिस रोज इसे जो है वो पिंकी को अकेले कोर्ट में जो है वो पेश किया गया और एक सस्पेंड सिपाही के साथ जो है वो कोर्ट ले जाया गया? तो इस हवाले से जब हम आला अफसरान से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि मीडिया कंसर्न है, मीडिया को थोड़ा सा बैकडोर पे रखना है, तो इसलिए करके जो है वो इस तरह के कंसर्न जो है वो उसे खातिर खा लाया जा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर अब तक जो 23 FIR हुई हैं उनमें जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है, कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका है। लेकिन साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताएं
के मुख्तलिफ जो मंशियात के नेटवर्क थे। देखिए सिर्फ पिंकी का नेटवर्क जो है वो कराची में काम नहीं कर रहा था, दीगर ऐसे अहम नेटवर्क भी जो है वो हसास इदारों की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया जाता है कि नेटवर्क काम कर रहे हैं। ताहम इस हवाले से सीवीओ पर एक मारूफ प्रोजेक्ट है, उसमें जो है वो DIG साउथ की जानिब से एक खत भी लिखा गया है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर इस तरह के जो डार्क पार्टीज हैं या फिर इवेंट्स हैं वो होते हैं और वहाँ भी जो है वो मंशियात सप्लाई करने के जो है वो दावे उस खत के अंदर लिखे गए हैं। तो ताहम उस जो इंतजामिया है वहाँ की उस प्रोजेक्ट की उसे जो है वो तलब किया गया और उससे जो वो बातचीत के लिए बाकायदा पुलिस की टीम तश्कील दी गई है। तो इस तरह के मेजर कंसर्न जो है वो लिए जा रहे हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है, जबकि अब तक पुलिस जो पिंकी के मोबाइल डेटा का तमाम तर चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से सामने नहीं ला सकी है, जबकि पिंकी की जो CDR है उस हवाले से भी जो है वो तमाम तर चीजों को सामने नहीं ला सकी है। एक सवाल आसान साहब, पिंकी का सारा नेटवर्क पकड़ा गया या नहीं? देखिए मैंने आपको अब्दुल्ला पहले भी बताया कि बिल्कुल उसकी नेटवर्क में से कोई शख्स भी अब तक नहीं पकड़ा गया। तो बस FIR ही दर्ज हो रही है, उसके नेटवर्क में से कोई भी नहीं पकड़ा गया। बहुत शुक्रिया आपका आकाश। हुआ ना, मतलब फिर क्या तफ्तीश हो रही है अगर कोई और पकड़ा ही नहीं गया, एक पिंकी ही है। अच्छा जी, उधर आज यौम अरफा है, आज हज का खुतबा दिया जाएगा, आज दुआओं की कबूलियत का दिन है। सो हमें हमारी टीम को, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ये पैगामात जो हमारे साथी, हमारे दोस्त अहबाब हज पे गए हुए हैं उन्हें भी भेज रहे हैं, तवातुर के साथ भेज रहे हैं। सो या दिस इज़ वन थिंग जो हम ढिठाई के साथ उनसे कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कल ईद का दिन है एंड ऑफ कोर्स वी विल बी here with you with very special guests as well. Eid Mubarak in advance. Eid Mubarak, खुदा हाफ़िज़।